नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए जीएस की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको जीएस के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था ये सब्जेक्ट कवर करवाने वाला हूं। इसके बाद आपका जो करंट अफेयर है, साइंस है और भी आपके सब्जेक्ट हैं, उनकी क्लास के लिए आपके लिए टीचर उपलब्ध होंगे जल्द से जल्द। आज हमारा जो सब्जेक्ट शुरू होगा, इसको हम करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हमें संविधान को समझना है कि संविधान है क्या। तो संविधान एक प्रकार का क्या है, एक दस्तावेज है। क्या है? एक दस्तावेज है, यानी डॉक्यूमेंट है, जिसमें किसी भी देश या शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम एवं सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें नियम और सिद्धांत लिखे गए हैं कि कोई भी देश है तो उसकी शासन व्यवस्था कैसी चलाई जाएगी। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है संविधान का विकास, कि संविधान का विकास कैसे हुआ है। संविधान का क्रमिक विकास। तो संविधान के क्रमिक विकास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 1600 ईस्वी का राजलेख। तो 1600 ईस्वी में एक क्या आता है? राजलेख आता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या होता है। 3 पॉइंट बातें याद रखेंगे। पहली के इस एक्ट के तहत, यानी जो 1600 ईस्वी का एक्ट है, इसके तहत क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? स्थापना की जाती है। यानी जो 1600 ईस्वी का राजलेख आता है, इस राजलेख के तहत क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और इस कंपनी ने जो कार्य है, इस कार्य को कंपनी ने कार्य को शुरू कहाँ से करती है? कंपनी सूरत से शुरू करती है। यानी सूरत में ये कार्य करना शुरू करती है सबसे पहले। और इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस एक्ट के तहत 15 वर्ष तक, यानी 15 वर्ष तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यानी जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी को 1600 जो ईस्वी का राजलेख है, इस राजलेख के तहत जो कंपनी है, कंपनी भारत में कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। व्यापार करने की अनुमति। तो इसमें हमें 3 पॉइंट याद रखना है। तो जो 1600 ईस्वी का राजलेख है, इस राजलेख के तहत सबसे पहले क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य शुरू कहाँ से करती है? सूरत से करती है। और जो कंपनी को 15 वर्ष तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है इस एक्ट के तहत। आगे हम अगला एक्ट पढ़ेंगे 1773 का। इस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। यानी 1773 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम का नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट में क्या होता है कि जो कंपनी के शासन ने क्या किया, यहाँ पर पहली बात हम क्या रखेंगे कि कंपनी का जो शासन था, उस शासन ने क्या किया? पहली बार, यानी एक लिखित संविधान की प्रस्तुत किया। पहली बार लिखित संविधान। कैसा संविधान? लिखित संविधान। कि संविधान है वो कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए।
तो लिखित संविधान क्या किया यहाँ पर प्रस्तुत किया। और इस एक्ट के तहत 3 प्रेसिडेंसी थी आपकी, एक आपकी मुंबई है, मुंबई के बाद एक आपकी मद्रास है और एक है आपकी थी बंगाल। ये 3 प्रेसिडेंसी थी। तो इन प्रेसिडेंसी को मिलाकर के एक गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? एक गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्या बनाया गया? एक गवर्नर जनरल। और भारत यानी पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? पहला गवर्नर जनरल। तो पहला जो गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, तो आप क्या रखना? वारेन हेस्टिंग्स को याद रखेंगे। इसके बाद 1774 में, यानी आपका जो एक्ट है कितना है? 1773 का, लेकिन सन की बात कही है, सन की वही बात, सन 1774 में क्या होता है? एक सुप्रीम कोर्ट या इसको बोलते हैं हम उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। तो एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की जाती है? आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में। तो कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। यानी सबसे पहले 1773 एक्ट के तहत 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? कोलकाता में। तो इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश है, पहला मुख्य न्यायाधीश, तो पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? आप नाम रखेंगे एलिजा एम्पे। तो एलिजा एम्पे को जो 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक, जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट, नहीं सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? कोलकाता में। और सुप्रीम कोर्ट का जो पहला मुख्य न्यायाधीश है किसको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को। इसके बाद इस एक्ट के तहत जो कंपनी थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को निजी व्यापार करने का, कोई कंपनी का जो व्यापारी है अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता है, और ना ही किसी से उपहार ले सकता है, और ना ही किसी से रिश्वत लेता है। इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कंपनी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी कर्मचारी क्या करेगा? अपना निजी व्यापार नहीं करेगा और किसी से उपहार नहीं लेगा और रिश्वत लेना, इन सब पर रोक लगा दी गई। इसके बाद अगला एक्ट पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने 2 एक्ट पढ़े हैं, 1600 ईस्वी का राजलेख और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो हमारा एक्ट है उस एक्ट का नाम है 1774। इस एक्ट का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम है इसका? पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में हमें 2 बातें याद रखना है कि इस एक्ट में क्या होता है। तो जो इस एक्ट के तहत जो कंपनी है, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक, कंपनी के व्यापारिक और जो राजनीतिक अधिकार थे या राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, इनको क्या कह दिया गया है? राजनीतिक गतिविधियों को अलग अलग कर दिया गया है यहाँ पर, कि व्यापारिक गतिविधियां अलग होंगी और राजनीतिक गतिविधियां अलग होंगी। इन गतिविधियों के लिए तो 2 गतिविधियां हैं, एक है आपकी राजनीतिक और एक है आपकी व्यापारिक। तो सबसे पहले है व्यापारिक गतिविधियां। तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए बनाया जाता है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ये क्या करेगा? व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख करेगा कि व्यापार में क्या गतिविधियां होती हैं। और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं,
राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक गतिविधियों के लिए बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो हमें इस 1774 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें दो बातें याद रखना है कि जो कंपनी है, इस एक्ट के तहत कंपनी के जो व्यापारिक और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया। और व्यापारिक गतिविधियों के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और राजनीतिक गतिविधियों के लिए क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद आता है आपका चार्टर अधिनियम, कौन था, चार्टर अधिनियम 1813। यहां से शुरू कर देना, फिर से ये चार्टर अधिनियम को फिर से पढ़ा देना। देखिए अगला जो हमारा एक्ट है वो क्या है, चार्टर अधिनियम 1813। जो 1774 का हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, 1813 का कौन सा, चार्टर अधिनियम। इस चार्टर अधिनियम में क्या बातें याद रखेंगे, इस चार्टर अधिनियम में आपको रखना है कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके जो व्यापारिक अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार, उन अधिकारों को छीन लिया गया। यानी जो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं उनको छीन लिया गया। फिर भी कि चाय एवं चीन के साथ, चाय एवं चीन के साथ आप व्यापार की अनुमति दी गई, व्यापार की अनुमति दी गई कि आप चाय का व्यापार कर सकते हैं और चीन देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। और इस एक्ट के तहत कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म के लोग हैं, ये धर्म अपने ईसाई धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार। तो इनको अनुमति दी गई, अनुमति मिल गई कि ये अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इस एक्ट के तहत जो ईसाई लोग हैं, ये शिक्षा के लिए या शिक्षा पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कैसा, वार्षिक, साल भर में, तो 1 लाख रुपए वार्षिक क्या कर सकते हैं, शिक्षा पर व्यय कर सकते हैं, शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने का प्रावधान इस एक्ट के तहत दिया गया। कि इस एक्ट में कहा गया कि आप शिक्षा पर कितने, 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय के रूप में खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब जो हमारा अगला एक्ट है, इस एक्ट में हमें 3 ही बातें याद रखना है। क्या क्या बात याद रखेंगे, चार्टर अधिनियम 1813 में कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है उनको छीन लिया गया, और कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति रही कि आप चाय का व्यापार कर सकती हैं, चीन देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। और जो ईसाई धर्म के लोग हैं, ये भारत में अपना क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं धर्म का। और शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने का भी प्रावधान दिया गया। अगला जो हमारा एक्ट है वो आपका 1813 का, उस एक्ट का नाम है 1813 की बात पढ़ेंगे, 1833 का। इस एक्ट का क्या नाम है, इस एक्ट का नाम भी क्या है, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। तो जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें हमें पहली बात क्या याद रखना है, इसमें हम बात याद रखेंगे कि बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर
इस गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी पहले बंगाल का गवर्नर कहलाता था, अब इसको संपूर्ण भारत का यानी पूरे भारत का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। और किसको बनाया गया? तो याद रखेंगे, भारत का प्रथम या पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल नाम याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस प्रकार भारत में क्या हुआ? केंद्रीयकृत व्यवस्था अपनाई गई। कैसी व्यवस्था अपनाई गई? केंद्रीयकृत व्यवस्था अपनाई गई कि अब एक गवर्नर जनरल यानी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा और वो क्या करेगा? पूरे देश पर शासन करेगा, भारत पर शासन करेगा। इसलिए कैसी व्यवस्था अपनाई गई है? केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई गई। और यहाँ पर जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी को जो व्यापार करने की अनुमति, जो व्यापार करने की अनुमति थी, उस अनुमति को क्या कर दिया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कि अब कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर पाएगी। तो कंपनी को व्यापार करने की जो अनुमति दी गई थी, उस अनुमति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस किस एक्ट के तहत? 1833 का जो चार्टर अधिनियम है। आगे देखेंगे, आगे इस एक्ट के तहत प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे गए। कैसे कैसे दायित्व सौंपे गए? इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत प्रशासनिक एवं आपके जो प्रशासनिक दायित्व हैं और राजनीतिक दायित्व हैं, राजनीतिक दायित्व सौंपे गए। तो याद रखेंगे कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व हैं, उन दायित्वों को सौंपा गया। और इसमें इस एक्ट में कहा गया है, जो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम में कहा गया है कि रंग, रूप, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भेदभाव को समाप्त किया गया यहाँ पर कि आप किस रंग के हैं, किस रूप के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं इत्यादि सभी जो भेदभाव थे, इस भेदभाव को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत 1835 में, कब? 1835 में कोलकाता में, कहाँ पर? कोलकाता में एक क्या किया गया? मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। तो एक्ट आपका 1833 का है, लेकिन सन याद रखेंगे 1835। तो 1835 में कहां पर? कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया। और तो इस एक्ट में हम क्या क्या याद रखेंगे कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत का पहला गवर्नर किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को याद रखेंगे। इस प्रकार भारत में कैसी व्यवस्था अपनाई गई?
केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई गई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने की अनुमति थी उस अनुमति को पूर्णतः क्या किया दिया, समाप्त कर दिया गया कि आप कंपनी व्यापार भारत में नहीं कर पाएगी। और इस एक्ट के तहत प्रशासनिक और जो राजनीतिक दायित्व थे इन दायित्वों को सौंपा गया। और इस एक्ट के तहत जो 1833 का चार्टर अधिनियम है कि रंग रूप जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव थे उन भेदभावों को क्या किया गया, समाप्त किया गया। और 1833 का जो एक्ट है उस एक्ट के तहत 1835 में कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की क्या की गई, स्थापना की गई। अगला एक्ट पढ़ेंगे अब हम 1833 का, 33 के बाद 53 का एक्ट पढ़ेंगे। तो जो 1853 का एक्ट है, 1853 का ये भी चार्टर एक्ट है, तो 1853 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। अब इस चार्टर अधिनियम में क्या है, 1853 का है। इसमें हम पहली बात याद रखेंगे कि इस अधिनियम के तहत प्रशासनिक और विधायी कार्य अलग किए गए। कौन कौन से कार्य, जो आपके प्रशासनिक कार्य हैं और दूसरे हैं आपके विधायी कार्य, विधायी कार्य। तो इसमें प्रशासनिक कार्यों को, विधायी कार्यों को क्या किया गया, अलग अलग किया गया। प्रशासनिक कार्य अलग होंगे, विधायी कार्य अलग होंगे। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया, एक विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का, विधान परिषद का गठन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विधान परिषद का गठन किस एक्ट के तहत किया गया, तो आप याद रखेंगे 1853 का एक्ट। तो 1853 के एक्ट के तहत विधान परिषद का गठन किया गया। और इसमें विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है कि विधान परिषद में कितने सदस्य थे, तो इसमें सदस्य संख्या कितनी थी, विधान परिषद में 12 सदस्य थे। और इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा है, यानी कर्मचारियों के चयन के लिए, तो कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होती है। और कहाँ पर होती हैं प्रतियोगी परीक्षाएं, लंदन में होती हैं। सबसे पहले कहाँ पर होती हैं, लंदन में। तो जो 1853 का एक्ट है, इस एक्ट के तहत क्या होता है, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती हैं। और कहाँ पर कराई जाती हैं, ये याद रखेंगे आप, लंदन में कराई जाती हैं। और इस एक्ट के तहत शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, कि शिक्षा का विकास किया जाए, तो शिक्षा के विकास के लिए कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है चार्ल्स वुड कमेटी, चार्ल्स वुड कमेटी। तो शिक्षा के विकास के लिए कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है चार्ल्स वुड कमेटी, गठित की जाती है। और जो आपका 1853 का एक्ट है, ये अंतिम राजलेख या चार्टर अधिनियम है। इसके बाद आपके भारत शासन अधिनियम आएंगे। तो इसमें हमें इतनी बातें याद रखेंगे कि जो 1853 का एक्ट है, इस एक्ट में जो प्रशासनिक कार्य हैं और विधायी कार्य हैं, इन कार्यों को अलग अलग किया गया। और इस एक्ट के तहत विधान परिषद का गठन किया गया। और विधान परिषद में जो सदस्य संख्या थी कितनी थी, 12 थी। और इस एक्ट के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होती है। और कहाँ पर होती है, लंदन में। और शिक्षा के विकास के लिए कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था चार्ल्स वुड कमेटी। अगला एक्ट पढ़ेंगे, अगला जो हमारा एक्ट है, इस एक्ट का नाम है भारत शासन अधिनियम, भारत
शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 का है। भारत शासन अधिनियम में हमें क्या क्या बातें याद रखना है? तो पहली बात याद रखेंगे कि इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत, तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, तो इस पद को चेंज करके इस पद का नाम क्या रखा गया? वायसराय। यानी पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल, इसको बदलाव करके क्या बनाया गया? वायसराय। तो यहां पर हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो याद रखेंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दूसरी बात रखेंगे याद कि भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, तो दोनों एक ही व्यक्ति है जिनका नाम याद रखेंगे हम, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग क्या कौन है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय। क्योंकि इस एक्ट में क्या होता है? गवर्नर जनरल का पद को चेंज करके क्या बनाया जाता है? वायसराय कर दिया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसराय बनते हैं और अंतिम गवर्नर जनरल। आगे इस एक्ट में देखेंगे कि इस एक्ट में जो कंपनी को अधिकार थे, यानी हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत जो कंपनी के एक अधिकार थे, कंपनी के एक अधिकार, तो कंपनी से एक अधिकार को छीन करके किसको दिया जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाते हैं। किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन। तो कंपनी के पास जो भी एक अधिकार थे, उन अधिकारों को छीन करके किसको दिए जाते हैं? ब्रिटिश क्राउन को दे दिए जाते हैं। और इस एक्ट के तहत जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? यहां पर समाप्त कर दिया जाता है। तो जो आपका भारत शासन अधिनियम है 1858, इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और इनको समाप्त करके क्या बनाई जाती है? एक इंडियन काउंसिल। यानी इसके स्थान पर हम किसकी स्थापना करते हैं? इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल की स्थापना की जाती है। तो इंडियन काउंसिल की स्थापना जो 1858 का एक्ट है, इस एक्ट के तहत की जाती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके। और जो इंडियन काउंसिल है, या इसको हम बोल सकते हैं भारत परिषद। क्या बोल सकते हैं? भारत परिषद। तो भारत परिषद में जो सदस्य संख्या है, वो सदस्य संख्या कितनी रखी गई? 15। के इस काउंसिल में कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे। या इसको बोल सकते हैं आईसी। आईसी में कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे। इंडियन काउंसिल में कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। कि जो इंडियन काउंसिल है, इसकी स्थापना करके इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रहती है? 15। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत परिषद या इंडियन काउंसिल की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है, तो आपको याद रखना है 1858 के एक्ट के तहत। तो आज का हमारा टॉपिक है 1858 के एक्ट तक। आगे की क्लास में हम आगे के एक्ट पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम संविधान का
जो क्रमिक विकास है उस विकास को पूरा करेंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले उसका हमें इतिहास पढ़ना है। इतिहास के बाद हम आगे का संविधान को पढ़ेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। जय हिंद, नमस्ते।